नमस्कार साथियों, अपन हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं, समास। बहुत सरल टॉपिक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले तो समास शब्द का ही अर्थ समझें। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। समास मतलब क्या होता है? संक्षेपण। सम धन आस, ठीक है, समस्तनम इति समास है। दूसरी बात है, समास का विलोम शब्द पूछा जाए तो समास का विलोम शब्द है व्यास। यदि हमसे पूछा जाए समास किसे कहते हैं, तो बात है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और उसको पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह। लेकिन यदि हमसे विलोम शब्द में पूछा जाए कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का मतलब संक्षेपण, व्यास का मतलब है फैलाना। ठीक। दूसरी बात यह है कि समास की परिभाषा और संधि की परिभाषा ये दोनों हमारे लिए एक जैसी प्रतीत होती है। समास की पूछे तो भी दो या दो से वर्णों का मेल समास कहलाता है। संधि की पूछे दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। ऐसे कुछ जो मुंह में आ गया अपने वो ही निकाल देते हैं। दोनों बातों को समझने का प्रयास करें। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। कैसे? जैसे समझ लें, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय, दो शब्द हैं, विद्या और आलय। के लिए का लोप कर दिया गया इस कारक चिन्ह का, शब्द रह गया विद्या आलय। ये क्या कहलाएगा? समास। ठीक। दूसरी बात है, संधि क्या है? संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। कैसे? विद्या धन आलय। विद्या में अंतिम वर्ण आ है, यहाँ पहला वर्ण आ है। इन दोनों आ को जोड़ने से एक आ बन गया, शब्द बन गया विद्य। दे में आ जोड़ दिया, क्या बन गया? द्या लय और ये क्या बन गया? विद्यालय। ये हुई है यहाँ पर संधि। संधि में दो बातें होंगी। पहली बात तो है दो वर्णों का मेल। क्या होगा? दो वर्णों का मेल। दूसरी बात ध्वनि में विकार, कि अभी यहाँ पर हम बोल रहे थे विद्यालय, अब ये ध्वनि निकल कर के आई विद्यालय। दोनों ध्वनि में अंतर है, विद्यालय और विद्यालय। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे गंगा और यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। कंद और मूल और फल, कंद मूल फल। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। जबकि संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। क्या कहलाती है? संधि। आज हम समास पढ़ रहे हैं तो समास की बात करेंगे। देखिए, समास के पद की प्रधानता के आधार पर चार भेद है। हमने छोटी कक्षाओं में 6 भेद पढ़े थे, सही पढ़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वास्तव में जो पद की प्रधानता के आधार पर मूलतः जो भेदों की बात की जाए तो वास्तव में समास के कितने भेद हैं? 4 भेद। ये 4 भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे 4 भेद क्यों हैं। एक तो होता है अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व नहीं है, क्या नाम है? द्वंद्व। द के नीचे वह है, फिर द के नीचे वह है, द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। समास के पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं? 4, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। जो हम छोटी कक्षाओं में 6 भेद पढ़ते हैं वो तत्पुरुष के ही 2 प्रमुख भेद हैं। एक है द्विगु और दूसरा है कर्मधारय। और भी हैं भेद, तो प्रमुख 2 भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय।
इस तरह से हम ये कहते हैं कि समास के 6 भेद हैं, 6 नहीं है वास्तव में, समास के भेद कितने हैं? 4, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। मेरे कहने से नहीं हो रहे, भेदों का कोई आधार होता है। हमने संधि के 3 भेद पढ़े थे, उनका कोई आधार था। संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आधार था, स्वर संधि में सब दोनों वर्ण मिलेंगे जो स्वर होंगे, व्यंजन में कोई सा एक वर्ण व्यंजन होगा, विसर्ग में विसर्ग होगी। इसी तरह से यहाँ भी कोई न कोई आधार है। हम कोई भी चीज के भेद करते हैं तो उसका कोई आधार होता है। भाई एक ये लड़का है, ये लड़की है, कोई न कोई दोनों के अलग अलग कारण है जिस कारण से हम उनमें भेद कर पा रहे हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये गाय है, ये भैंस है। यहाँ भी कोई आधार है। आधार है यहाँ पर पद की प्रधानता। किस आधार पर किए गए हैं? पद की प्रधानता के आधार पर ये भेद किए गए हैं कि यदि पूर्व पद की प्रधानता है तो उसको कहेंगे अव्ययभावी समास। क्या कहेंगे? अव्ययभावी समास। यदि उत्तर पद की प्रधानता है तो वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। पूर्व पद की प्रधानता है अव्ययभाव, उत्तर पद की प्रधानता है तो तत्पुरुष। यदि दोनों ही पद या 2 से अधिक है तो सभी पद प्रधान है तो वो कहलाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और यदि कोई अन्य पद प्रधान है तो वो कहलाएगा बहुव्रीहि समास। देखो अगला पद ले लिया, पिछला ले लिया, सभी ले लिया, बचा ही क्या? बचा इसके भागों का जो कोई अलग ही अर्थ देगा तो वो कौन सा कहलाएगा? फिर बहुव्रीहि समास। हम तो ऐसे याद रख लें, ऐसे अगला पद, पू से पिछला पद, द्वंद्व दोनों ही पद, बहुव्रीहि जो कोई बहुत बोलता है, नाली बात बोलता है, वो कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ये परीक्षाओं में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, पूर्व पद प्रधान समास है, कौन सा है? अव्ययभाव। उत्तर पद प्रधान समास है, कौन सा है? तत्पुरुष। सभी पद प्रधान समास है, द्वंद्व। अन्य पद प्रधान समास है, बहुव्रीहि। इसके बाद अगली बात है, तत्पुरुष के 2 भेद बताए गए हैं, द्विगु और कर्मधारय। सब इसी के क्यों बताए? अव्ययभाव का बतवा देता और किसी के बतवा देते? इसके इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इनमें भी उत्तर पद की ही प्रधानता है। क्या है? उत्तर पद की प्रधानता है। जब इनमें उत्तर पद की प्रधानता है तो भेद करने की क्या जरूरत पड़ी? ये कह देते कि ये भी तत्पुरुष समास ही है। कुछ न कुछ इनसे भिन्नता है तत्पुरुष से, इसलिए इसके भेद बताए गए हैं। इसी के भेद क्यों बताएं? क्योंकि इनमें उत्तर पद की प्रधानता है। इस तरह से ये समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4। इसी के 2 भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय। अब अगला प्रश्न ये पैदा होता है, सर ये होती क्या है पद की प्रधानता? पहली बात तो पद समझे, पद क्या होता है? एक बार रीट में प्रश्न पूछ लिया गया था, पद क्या होता है? 2012 में हुई थी 3rd ग्रेड हिंदी एजुकेशन, हिंदी की। पद क्या होता है? पद कोई न्याली चीज नहीं है, पद शब्द से ही कहते हैं। शब्द से क्या कहते हैं? पद। जब पर वो वाक्य में कहीं प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? पद। जैसे राम एक शब्द है, राम घर जाता है, इसमें राम भी एक पद है, घर भी एक पद है, जाता भी एक पद है भी एक पद है। तो पद समझ में आ गया, शब्द ही है। अब पद की प्रधानता की हम बात कर रहे हैं कि साहब पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ये बात अभी हमारे समझ में आ जाएगी। मान के चलो शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र क्या मतलब होता है इसका? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका विग्रह हो गया। राजपुत्र ये एक शब्द बना है 2 शब्दों से मिलकर के, राजा और पुत्र से। किससे कह रहे हैं हम राजपुत्र? राजा को राजपुत्र कहते हो आप या पुत्र से राजपुत्र कहते हो? पुत्र से। किससे कहेंगे? पुत्र से। पुत्र से कहते हैं, मतलब समस्त पद है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुत्र के लिए। इसका मतलब उत्तर पद की प्रधानता है, पिछले पद की प्रधानता है 100%। ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। राजमाता, राजमाता क्या मतलब है? राजमाता का राजा की माता। क्या मतलब है? राजा की माता। किससे कह रहे हैं राजमाता? राजा से कि माता से? प्रधानता का ये नहीं समझे साहब, राजा बड़ा होता है, राजा की चौनी चलेगी, माता को कौन पूछे?
समस्त पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा के लिए, माता के लिए? माता के लिए। उत्तर पद की प्रधानता है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन सामग्री पटवारी 2011 में आया वो उदाहरण है। हवन सामग्री क्या मतलब हुआ? हवन के लिए सामग्री। किससे कह रहे हैं हवन सामग्री? हवन से कहते हैं, उसके लिए जो सामान लाया गया है उससे कहते हैं हवन सामग्री। कह रहे हैं कि सामान ही है। तो उत्तर पद की प्रधानता है। दूसरी बात ये और आ जाती है, उसमें विग्रह पूछ लिया गया था परीक्षा में, और उसमें एक विग्रह ये भी था, हवन की सामग्री। कुछ भाइयों को ये लगता है कि साहब हवन की सामग्री कहने में कहाँ समस्या आ रही है? समस्या कहीं भी नहीं है। हम कारक पढ़ते हैं, का, के, की, रा, रे, रे, ये क्या बताते हैं? संबंध। क्या बताते हैं? संबंध। और एक संप्रदान कारक पढ़ते हैं, संप्रदान के लिए, वो क्या बताता है? प्रयोजन। ये हवन के लिए सामान है, हवन क्या है? प्रयोजन। तो यहाँ पर आएगा के लिए, हवन की सामग्री नहीं आएगा, हवन का संबंध नहीं है। हवन संबंध होता है माता पिता भाई बहन, ये संबंध होते हैं। यहाँ जैसे है राजा का पुत्र, ये राजा का संबंध है। राजा की माता, ये संबंध है। यहाँ ये नहीं कहेंगे राजा के लिए माता। कैसे? जैसे छात्रावास, छात्रावास क्या मतलब है? छात्रों का आवास या छात्रों के लिए आवास? छात्रों का आवास नहीं है, छात्रों ने नहीं खरीद लिया उसको, उनके सिर्फ प्रयोजनार्थ है, इसलिए क्या कहेंगे? छात्रों के लिए आवास। हाँ, राजभवन, राजभवन क्या मतलब है? राजा का भवन। यहाँ राजा के लिए नहीं है, राजा का खुद का है वो। विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या ने खरीद नहीं लिया उसको। तो ये बात का ध्यान रखें। अब बात ये कर रहे थे अपन, ये क्या हुई? पद की प्रधानता की बात। इनमें क्या? उत्तर पद की प्रधानता है। राजभवन किससे कहते हैं? राजा से, भवन से। भवन से कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, किससे कहते हैं? छात्रावास। छात्रों से कहते हैं, उनके लिए जो बिल्डिंग बनी है उससे कहते हैं आवास से। कौन से पद की प्रधानता है? उत्तर पद की। कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। अभी एक बताऊं, माता पिता, माता पिता क्या मतलब हुआ? माता और पिता। अब इसमें किसकी प्रधानता है? दोनों ही पद प्रधान है। माता पिता, किससे कह रहे हैं? माता पिता। माता से, पिता से, दोनों से, दोनों से। तो इसमें कौन सा समास है? इसका मतलब द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व। रात दिन, किससे कह रहे हैं? रात दिन। रात से या दिन से? दोनों से कह रहे हैं। लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, सुख दुख, सीताराम राधे श्याम, हरिहर, किससे कह रहे हैं? दोनों से कह रहे हैं। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास। ये बात हमारे समझ आ गई। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं। पहला भेद कौन सा होता है? अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्री। अव्ययभाव समास में बताया जिस समास की पूर्व पद की प्रधानता है, कौन सा है वो? अव्ययभाव। उत्तर पद की प्रधानता है तो तत्पुरुष, सभी पद प्रधान है तो द्वंद्व, और कोई अन्य पद प्रधान है तो कौन सा समास है? बहुब्री। तत्पुरुष के 2 प्रमुख भेद बताए हैं, कौन कौन सा? द्विगु और कर्मधारय। द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष के क्यों भेद बताएं? क्योंकि इनमें भी उत्तर पद की ही प्रधानता है, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं, उस आधार पर इनके अलग अलग भेद कर दिए। जैसे इसका पूर्व पद संख्यावाच्य रहता है, इसमें विशेषण विशेष्य का संयोग रहता है, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस आधार पर इसके ये 2 भेद बताए हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि समास की हमारे परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इनके भेदों के बारे में विस्तार से बता सकूं। जय हिंद, धन्यवाद।